3 जुलाई की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड्स नीड्स न्यू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वैक्सीन्स। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर कवर होगा। तो अपने क्या WHO ने अभी फर्स्ट एवर रिपोर्ट रिलीज़ करी है। उन्होंने जिस हिसाब से बोले कि किस तरह से जो हम क्या कर सकते हैं वैक्सीन जो करंटली डेवलप कर रहे हैं टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस बाय द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बैक्टीरियल पैथोजेंस। ठीक है, मतलब क्या है? देखो गाइस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वैक्सीन्स क्या होती हैं। देखो, अगर आपको सपोज करो कोई बीमारी है, अगर कोई बैक्टीरियल डिवाइस है तो आपको एंटीबायोटिक दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर वो एंटीबायोटिक से आपकी बीमारी वो ट्रीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो बैक्टीरिया क्या कर रहा है, उससे क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह के वैक्सीन्स बनाए जाएंगे जहाँ पे जो ये प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ पे बैक्टीरिया रेजिस्ट कर रहा है, तो उस रेजिस्टेंस को एड्रेस करने के लिए वैक्सीन बनाया जाएगा। ठीक है, द WHO रिलीज द फर्स्ट एवर रिपोर्ट ऑन द पाइपलाइन ऑफ द वैक्सीन्स करंटली डेवलपिंग टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस बाय द एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बैक्टीरियल पैथोजेंस। ठीक है, टाइटल क्या है? एन एनालिसिस ऑफ बैक्टीरियल वैक्सीन इन द प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल डेवलपमेंट 2021। देखो, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस कब होता है? जब कोई भी जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगाई है, जो पैरासाइट है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है और उस मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं करता, मतलब कि उस मेडिसिन से ट्रीट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन ट्रीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और उस डिजीज़ के रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाते हैं फैलने के, या फिर उसकी वजह से आपकी मतलब और ज़्यादा इल हो सकते हो, इवन की डेथ तक भी हो सकती है। ठीक है, ये एनालिसिस ने 61 वैक्सीन कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करा है इन वेरियस स्टेजेस ऑफ द क्लिनिकल डेवलपमेंट। अब की हाईलाइट्स किए हैं। देखो, वैक्सीन को अवेलेबल करवाया जाएगा अगेंस्ट द 4 प्रायोरिटी बैक्टीरियल पैथोजन। कौन कौन सी हैं वो? एक तो है निमोकल डिजीज़ है, एक तो है HIV, एक है ट्यूबरक्लोसिस और एक है टाइफाइड फीवर। ठीक है, आपको देखा, अगर टाइफाइड अगर आपका बिगड़ जाए तो उसकी वजह से लोगों की डेथ तक भी हो सकती है। करंट जो BCG का वैक्सीन है जो TB के अगेंस्ट दिए जाते हैं, वो देखा गया है कि वो अभी उतना प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है, प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है TB के अगेंस्ट, बिकॉज हाईवर जो इसके अलावा जो 3 वैक्सीन है वो इफेक्टिव माना जाए है। ठीक है, तो इनके अलावा इन्होंने बोला है कि हमें क्या करना है, जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन है उनका ग्लोबल एसेस इक्वटेबल वे में होना चाहिए, मतलब कि सभी कंट्रीज को इक्वली उसका वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए। ठीक है, एक्सेलरेट ट्रायल्स फॉर द AMR रिलेटेड वैक्सीन, और इससे रिलेटेड जो भी वैक्सीन अगर बन रहे हैं तो उसके ट्रायल्स को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, स्पेशली अमंग द पॉपुलेशन जिनको सबसे ज़्यादा चाहिए। ठीक है, और जिनके पास लिमिटेड रिसोर्स है। हाईवर AMR इज अबाउट द मोर देन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से रिलेटेड ज़्यादा है। 10 जो वैक्सीन डेवलपमेंट है इज क्रिटिकल टू AMR करना। इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए गए हैं टू कंट्रोल द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस? सबसे पहले चेन्नई डिक्लेरेशन है 2012 में टू प्रमोट द एंटीबायोटिक स्वेटरशिप। इसके बाद इंडिया का रेड लाइन कैंपेन आया था जिसमें ये बोला था कि सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन भी एंटीबायोटिक भी मिल जाएगी, बी मार्क विद द रेड लाइन टू डिस्करेज द ओवर द काउंटर सेल ऑफ एंटीबायोटिक। ठीक है, क्योंकि अगर आपने देखो, अगर एक दवाई आप डेली खाते रहते हो थोड़े दिन के बाद वो आपकी बॉडी में लगना भी बंद हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ एंटीबायोटिक्स को प्रिस्क्रिप्शन पे देने लगे। नेशनल एक्शन प्लान ऑन AMR 2017 से 2021 तक। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है India's demography at the crossroads, elderly may outnumber the youth in India 2022 रिपोर्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें क्या बोला है कि अभी ये जो रिपोर्ट है जिसमें बोला है कि शायद जो एल्डर लोग हैं उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए यूथ से ज़्यादा। ठीक है, तो अभी के यूथ जो एज ग्रुप में 15 से 29 साल में वो हमारी पॉपुलेशन का 2021 में देखें तो 27.2% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, और हाईवर ये जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी 2036 तक 22.7 रह जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। जो भी 27.2% है वो कम होकर 22.7% रह जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई वही फर्टिलिटी रेट डिक्रीज हो रहा है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे रह जाएगा यूथ पॉपुलेशन? सबसे ज़्यादा बिहार और उत्तर प्रदेश में देखने मिलेगा, जहाँ पे यूथ पॉपुलेशन बढ़ेगी। ठीक है, एंड एक्सपेक्टेड टू सी अ डिक्लाइन फ्रॉम हीरोइन। ठीक है, अब स्टेट जैसे केरला, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे ज़्यादा एल्डरली पॉपुलेशन देखने को मिलेगी देन द यूथ बाय 2036। कॉजेज क्या है? क्योंकि सबसे पहले क्या है, एट हाइयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ पे सस्टेंड ड्रॉप हुआ है फर्टिलिटी पे, जिसकी वजह से क्या है, मतलब कि जो एल्डर लोग, जो पहले लोग हैं वो तो बूढ़े होंगे, तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी और जो यूथ है वो कम होगा। ठीक है, इमिग्रेशन हो रहा है ड्यू टू द इंटरनल इमिग्रेशन विच कैन क्लोज स्लो द एजिंग प्रोसेस एटलीस्ट टेम्परेरी। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसकी? GDP ग्रोथ भी कम होगी, क्योंकि अगर यूथ पॉपुलेशन कम होगा तो कमाने वाले लोग कम होंगे तो GDP अपने आप गिरेगी, कॉस्ट बढ़ सकती है, गवर्नमेंट का बजट भी प्रेशर आएगा। ठीक है, क्योंकि जो पीपल है वो टिपिकली भी इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में है, जिनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं होती। दे डिमांड फॉर बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड डेवलपमेंट ऑफ वेलफेयर स्कीम्स प्रोग्राम एल्डरली पीपल विल लाइज। ठीक है, अहेड किया हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड वही होता है जो अपना मतलब 15 से वैसे 59 ईयर्स तक को बोला जाता है, बाय यूटिलाइजिंग द कमिंग फ्यू ईयर्स टू क्रिएट, ताकि हम और ज़्यादा मोर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट बना सके टू एनहांस सेविंग्स एंड द ग्रोथ। ठीक है,
मतलब कि अभी देख लिया जाए अगर एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, बता दें जीडीपी ग्रोथ कम होएगी। दूसरी बात क्या है, सीनियर सिटीजन बनेंगे तो उनको फैसिलिटीज़, हेल्थ की फैसिलिटी अच्छी देनी पड़ेगी, ठीक है, और स्कीम्स निकालनी पड़ेगी, तो जिसकी वजह से इसमें भी गवर्नमेंट का खर्चा होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है मीडिएशन बिल, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस रिकमेंड्स अगेंस्ट द कंपल्सरी मीडिएशन रोल फॉर द जुडिशरी। अभी गाइस ये जो न्यूज़ है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगी। देखो मीडिएशन क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक तरह का अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड है। मीडिएशन एक वॉलंटरी प्रोसेस है जिसमें से जो पार्टीज हैं वो अपने जो डिस्प्यूट्स हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, उनको सेटल डाउन करती है आउटसाइड द कोर्ट विद एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी। एक मीडिएटर होता है, जो आप दो दोस्तों के बीच में अगर लड़ाई हो तो तीसरा दोस्त आपके लड़ाई को सेटल डाउन करेगा, ठीक है। इस कमेटी ने क्या हाईलाइट करने इशू, सबसे पहले उन्होंने बोला है कि जो प्री लिटिगेशन मीडिएशन होगा उसको मैंडेटरी बनाना होगा, जिसकी वजह से मे रिजल्ट इन डिलेइंग द डिस्पोजल ऑफ द केसेस, ठीक है। इसके अलावा क्या इसमें बोला है कि जो इसके अंदर क्लोज 6 है मीडिएशन बिल में, वो कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के अगेंस्ट है। तो इस बिल में प्रपोज किया है कि कोर्ट को पावर देना टू मेक रूल्स कोर्ट एनेक्स मीडिएशन विच इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। इसका मैंने बोला है कि जो अभी जो इस मीडिएशन बिल में जो मीडिएशन की डेफिनेशन है उसको दोबारा रिफॉर्म करो, क्योंकि जो डेफिनेशन है क्लोज 3 के बिल में उन्होंने कहीं पे भी अलग से डिफाइन नहीं किया हुआ मीडिएशन को क्लोज 4 में। इसके अलावा क्या है, कोई भी बिल में इस तरह के प्रोविजंस नहीं है अगर कोई डिस्प्यूट्स है नॉन कमर्शियल नेचर के, जैसे गवर्नमेंट और कोई एजेंसीज जिसमें इन्वॉल्व हो, ठीक है। रिकमेंडेशन ये है कि जो प्री लिटिगेशन है उसको ऑप्शनल बनाना चाहिए और इंट्रोड्यूस करना चाहिए इन अ फेज मैनर इंस्टेड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इट विद इमीडिएट इफेक्ट फॉर ऑल सिविल एंड कमर्शियल डिस्प्यूट्स, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, चेयरपर्सन को अपॉइंट करना चाहिए एंड मेंबर्स ऑफ मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया, और ये जो अपॉइंटमेंट होगी वो एक सिलेक्शन कमेटी बनाएगी कॉन्स्टिट्यूट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट मीडिएशन काउंसिल्स को फंक्शन करेंगी अंडर ओवरऑल सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो मल्टीपल बॉडीज़ हैं जो एज ए रजिस्टर खुद को मीडिएटर रजिस्टर करती है, तो उसकी जगह क्या होना चाहिए, जो मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया वो एक नोडल अथॉरिटी बनाएगा जिसके अंदर मीडिएटर्स रजिस्टर करें और एग्रीडिएशन हो, उनका ग्रेडिंग भी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मीडिएटर क्यों ना, जो आपकी लड़ाई सॉल्व करेंगे तो मीडिएटर खुद को पहले रजिस्टर कराते हैं, तो उन्होंने बोला इतने मीडिएटर हैं, इसकी जगह क्या होना चाहिए, एक एमसीआई खुद ही एक रजिस्ट्री बनाए जिसके अंदर वो रजिस्ट्रेशन करे और एक्रेडिशन दे। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है मोस्ट स्टेट्स फ्रेम ड्राफ्ट रूल सेंटर्स पुश एंड रोल आउट ऑफ द लेबर कोड्स। अभी क्या है, कंट्री में लेबर लॉस को देखने के लिए सेंटर ने 4 बड़े लेबर कोड निकाले थे, जिसने पहले 29 लेबर लॉस थे उनको सब सम कर दिया था, ये रिप्लेस कर दिया था, ठीक है। जो लेबर है वो उस कॉन्करेंट लिस्ट में फॉल होती है, इसलिए सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर होती है इन लॉस को इन्फोर्स करने की। हाईवे जो सेंटर है वो इन ड्राफ्ट रूल्स को प्री पब्लिश कर चुकी है, लेकिन कुछ गवर्नमेंट ने अभी भी इस प्रोसेस को पूरा नहीं किया। ये हमने काफ़ी बार, वैसे पिछले साल हमने बहुत बार पढ़े हैं चारों के चारों लॉस के। अब लेबर कोड्स के साथ क्या दिक्कत आ रही है, क्या कंसर्न्स आ रही हैं, देखो सबसे पहले क्या ये जो कोड्स हैं वो लेबर यूनियंस के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि टू गो ऑन अ स्ट्राइक विदाउट गिविंग प्रायर नोटिस। मतलब कि अब इसमें आ गया कि अगर आपको किसी भी स्ट्राइक जाना तो प्रायर नोटिस दो, ठीक है, तो उन्हें एटलीस्ट 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा इन एडवांस टू प्लस इफ़ दे वांट टू गो ऑन स्ट्राइक, तो ये बड़ा मुश्किल है, ठीक है। इसके अलावा क्या, रिडक्शन इन टेक होम पे ऑफ एम्प्लॉयज एंड फर्म्स विल हैव टू बियर अ हायर प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी, ठीक है। अब 4 लेबर कोड क्या थे आप ये पढ़ सकते हो, वैसे काफ़ी बार हमने डिस्कस किया हुआ है। एक है कोड ऑन वेजेस 2019, इसके अंदर ये का जो भी एम्प्लॉयमेंट है, जो भी एम्प्लॉयज़ है उनके वेजेस और बोनस जो पेमेंट को रेगुलेट करते हैं, और ये बोला है कि अगर कोई इक्वली एक ही काम पे काम कर रहा है, चाहे वुमेन है जो मैन है, तो उनको इक्वल पे करना है, ठीक है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, इसमें 9 लॉस को कंबाइन किया था, जिसके अंदर कुछ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट दिए जाते हैं और मैटरनिटी बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 आया था, जिसके अंदर यही था कि हमें बिजनेस एनवायरनमेंट इंप्रूव करना है किसी भी फैक्ट्री का या इंडस्ट्री का, ठीक है, और जो उनके लेबर पे बर्डन होता है उसको घटाना है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, नाम तो समझ में आ रहा है, इसमें कि हमें वर्कर्स के हेल्थ और सेफ्टी कंडीशन को रेगुलेट करना है, जिस भी इंडस्ट्री में 10 या उससे ज़्यादा वर्कर्स हैं, एंड इन ऑल माइंस एंड द डॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है अपेटा फॉर्मुलेट स्ट्रेटेजी टू प्रमोट द नॉर्थ ईस्ट रीजन एज द एग्री एक्सपोर्ट हब, ठीक है। तो अभी क्या है, जो 8 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में, आई होप आपका नाम पता होगा उनका, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम। इसके अंदर दे पोजेस सेवरल कंपेरेटिव एडवांटेज, मतलब इन स्टेट के पास काफ़ी अच्छी चीज़ है, जैसे फर्टाइल सॉइल है, ठीक है, क्लाइमेट कंडीशन भी अच्छी है, बायोडाइवर्सिटी अच्छी है, फॉरेस्ट की वेल्थ भी अच्छी है, एजुकेटेड मैन पावर भी है, और जियोग्राफिकली स्ट्रेटेजिक लोकेशन है फॉर द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, और साथ में चाइना के लिए। जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसमें देखा जा रहा है कि पिछले 6 सालों में
एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट में ग्रोथ दिखने को मिली है 17.2 मिलियन डॉलर, ठीक है। इसके अलावा ये जो एक्सपोर्ट है मेजरली कहाँ कहाँ गया, बांग्लादेश, भूटान, मिडल ईस्ट, यूके और यूरोप। हाउएवर इस ओनली 1% ऑफ द रीजन का जो एग्री आउटपुट है उसको ही एक्सपोर्ट किया जाता है। मतलब अगर इतने सारे रीजन में आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, कल्टिवेशन कर रहे हो, तो 1% रीजन को ही आप एक्सपोर्ट कर रहे हो ड्यू टू द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज नहीं है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन एंड एग्रीगेशन इशूज, ठीक है। हाइवर जो अपेडा डेट इज द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड अथॉरिटी, इसने क्या इनिशिएटिव लिया क्या, सबसे पहले क्या कर रहा है, ये फैसिलिटेट कर रहे हैं फील्ड विजिट्स ऑफ इम्पोर्टर्स टू हैव फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटेटिव कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस बीइंग फॉलोड बाय द फार्मर्स, ठीक है। मतलब कि जो इम्पोर्टर्स हैं या जो भी इनको ये सामान भेजेंगे या ये जिसको भेजेंगे तो वो देखेगा कि फार्मर कौन सी कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस को देख रहे हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स होगा सो दैट हम अवेयरनेस फैला सकें ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ाएंगे इनके नेचुरल, ऑर्गेनिक और जीआई प्रोडक्ट्स का। इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो भी नॉर्थ ईस्ट के प्रोडक्ट्स हैं जैसे कीवी वाइन वगैरह, इनको ब्रांडिंग प्रोवाइड करेंगे और प्रमोट करेंगे। अपेडा की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है वेरी इंपॉर्टेंट, बेस्ड इन न्यू दिल्ली। इसको एस्टेब्लिश किया गया था अंडर द अपेडा एक्ट 1985। नेक्स्ट न्यूज़ है कर्बिंग डाइवर्सन ऑफ यूरिया टू इंडस्ट्रीज लाइकली टू सेव 6,000 करोड़ रुपीज़ सब्सिडी। तो इकोनॉमी में कवर होगी। अभी के जो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स हैं उन्होंने एक डेडिकेटेड ऑफिसर कॉन्स्टिट्यूट किया जिसको हम फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड भी बोलेंगे, जो क्या करेंगे, चेक करेंगे फर्टिलाइजर्स को, इंस्पेक्ट भी करेंगे फॉर डाइवर्सन, कि ताकि कहीं फर्टिलाइजर्स को गलत इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है, किसी और वे में तो नहीं यूज़ किया जा रहा है, उनकी ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं किया जा रहा है, या फिर फर्टिलाइजर्स को सब जो घटिया क्वालिटी का फर्टिलाइजर है वो तो नहीं फार्मर्स तक पहुँचाया जा रहा है। तो इसके लिए स्पेशली फ्लाइंग बोलते हैं ना कि एग्जाम्स में कि फ्लाइंग आ रही है, फ्लाइंग क्या करती है, इंस्पेक्ट करती है, कभी भी आ सकती है, ठीक है। तो इस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली जो 10 लीटर ऑफ एग्रीकल्चर ग्रेड यूरिया है वो डाइवर्ट होता है फॉर इंडस्ट्रियल यूज़ एवरीवेयर। मतलब कि यूरिया को एक्चुअल में जो एग्रीकल्चर ग्रेड का यूरिया है वो सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ होना चाहिए, लेकिन अगर वो इंडस्ट्रियल के लिए यूज़ हो रहा है का मतलब हमारा पैसे, मतलब सब्सिडाइज्ड आप फर्टिलाइज़र को यूज़ कर रहे हो किस में, इंडस्ट्रीज़ में, तो वो अपना पैसा बचा रही हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट का खाली हो रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा हम करेंगे तो 6,000 करोड़ रुपये हम बचा सकते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर ग्रेड यूरिया के अंदर नीम कोटिंग होती है जिसको रिमूव किया जाता है थ्रू सम केमिकल प्रोसेस एंड देन द यूरिया इज यूज फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोसेस। रीजन क्या डाइवर्सन का, लोग कितना डाइवर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब अगर तो आपको फर्टिलाइजर को फार्म पर्पस में यूज़ करना है तो घट प्राइस में मिलेगा, नॉन फार्म पर्पस के लिए करना तो आपको ज़्यादा प्राइस में करना है, ठीक है। इसलिए लोग क्या कर देते हैं, जानबूझ के फार्मर्स भी डाइवर्ट कर देते हैं इनटू द प्लाईवुड इंडस्ट्रीज, रेजिन, सिरामिक, मोल्डिंग पाउडर, कैटल फीड, डेयरी एंड इंडस्ट्रियल माइनिंग एक्सपोजर। इसके अलावा डिमांड और सप्लाई के मिसमैच देखा जा रहा है क्योंकि जो इंडस्ट्रीज है वो नियर अबाउट 2 लाख टन ऑफ इम्पोर्ट करती है अगेंस्ट द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ मोर देन 1 मिलियन टन, ठीक है। इलीगल एक्सपोर्ट भी किया जाता है यूरिया को फ्रॉम नेबरिंग नेशन सच एज नेपाल एंड द बांग्लादेश, ठीक है। यूरिया एंड इट सब्सिडी, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, ये ओनली फर्टिलाइजर है जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, इसके प्राइस को, ये सेंटर इसकी सब्सिडी देता है ओवर ₹27,000 पर बैग, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ अपनी छोटी छोटी सेंसस टाउन्स। अभी क्या मेघालय गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक मनरेगा स्कीम इन सेंसस टाउन्स ऑफ द स्टेट। सेंसस टाउन्स वो एरियाज होते हैं जो किसी भी एज अ टाउन किसी की तरह डिफाइन नहीं किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन उस पर अर्बन कैरेक्टरिस्टिक हो रही है, समझ में आ गया। मतलब वो टाउन जो स्टेट गवर्नमेंट ने डिफाइन नहीं किया कि वो टाउन है, लेकिन उसके में अंडर अर्बन, मतलब सेंसस टाउन्स आर एरियाज दैट आर नॉट डिफाइंड एज अ टाउन बाय स्टेट गवर्नमेंट बट हैव अर्बन कैरेक्टरिस्टिक। अभी क्या उनके क्लासिफिकेशन के इतनी ज़्यादा दिक्कत होने की वजह से दिए ना ही तो कुछ उन पे अर्बन स्कीम्स लागू होती है ना ही कुछ रूरल स्कीम्स लागू होती है, ठीक है। 3 कंडीशन होते हैं किसी सेंसस टाउन को डिफाइन करने के लिए, अगर उसकी पॉपुलेशन 4,000 से ज़्यादा हो या पॉपुलेशन डेंसिटी 400% पर स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा हो, एटलीस्ट उसके मेल नॉन वार्म जो वर्कफोर्स है वो 75% से ज़्यादा हो। नेक्स्ट है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। अभी क्या 168 एनुअल डे सेलिब्रेशन बनाया गया रिसेंटली, ये एग्जिस्टेंस में आई थी 1854 में जब लॉर्ड डलहौसी ने एक सेंट्रल एजेंसी एस्टेब्लिश करी थी जिसमें कुछ पब्लिक वर्क्स को एग्जीक्यूट किया था और वहाँ पे अजमेर प्रोविजनल डिवीज़न को सेटअप किया था, ठीक है। जो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है उसने NCR डेवलप किया था नेशनल कैपिटल रीजन, जिसके अंदर कुछ और प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया था जैसे राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, पार्लियामेंट हाउस और इसके अलावा और भी आइकनिक वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। इसके बाद इन्होंने अफगानिस्तान पार्लियामेंट भी कंस्ट्रक्टेड किया था, ठीक है। तो समझिए पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट काम यही करता है। PM केयर्स फंड सुना होगा,
ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी डिटेल्ड रिप्लाई मांगा है फ्रॉम सेंटर ऑन द PIL अगेंस्ट PM केयर फंड। देखो PM केयर फंड आपको पता ही कब आया था, जब कोविड पैंडमिक की वजह से बहुत ज़्यादा इमरजेंसी जैसी पोजीशन आ गई थी, तो इसलिए ये बना था। ये एक पब्लिक चैरिटेबल है, मतलब कोई भी इसमें डोनेट कर सकता है उसका, लेकिन ट्रस्ट है, लेकिन इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर और मेंबर्स हैं इसके डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। जो भी फंड इसके अंदर आता है वो माना जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ अंडर कंप्लेंट 2013, ठीक है। तो भी प्रधानमंत्री दिल्ली हाई कोर्ट ने मांगा है, ठीक है, जवाब। नेक्स्ट है, क्योंकि PIL फाइल की हुई है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। अभी क्या है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है क्या, ये एज अ सोसाइटी रजिस्टर की गई थी 2011 में अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ठीक है। एक इम्प्लीमेंटेशन नाम है ऑफ नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया था अंडर प्रोविजन ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1980। नाम समझा है कि हमें गंगा को क्लीन करना है। अभी क्या इसके अंदर क्या है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने अभी 1300 किलोमीटर के सीवेज पाइप्स को बिछाया अक्रॉस 6 स्टेट्स सो दैट वो गंगा को क्लीन कर सके। और ये 6 स्टेट कौन कौन है, दिल्ली, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। इसके अलावा इन्होंने एक फ्लैगशिप प्रोग्राम अर्थ गंगा को भी लॉन्च किया है, जिसमें हम कुछ लोकल प्रोडक्ट्स या क्राफ्ट्स को शोकेस करेंगे और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करेंगे गंगा बेसिन में और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेंगे। फाइन। नेक्स्ट है बन्नी ग्रासलैंड। अभी के जो गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने क्या किया है, बन्नी ग्रासलैंड के 10,000 हेक्टेयर को रिस्टोर किया है और हर साल वो ऐसा करेंगे इन कमिंग डिकेड, ठीक है। बन्नी ग्रासलैंड एक तरह का एशिया का लार्जेस्ट और फाइनेस्ट ग्रासलैंड है, जो कि गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अंदर 2 इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड एक वेटलैंड है, 192 स्पीसीज है प्लांट की, 262 स्पीसीज है बर्ड्स की, और मैमल्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की भी स्पीसीज मिलेंगी, ठीक है। पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ डिकेड्स में गंडो बेवल या फिर जो क्रेजी वीड है या फिर काफ़ी जो ड्राउट है, जिसकी वजह से 40 स्पीसीज ऑफ ग्रास ऑलरेडी वहाँ से वाइप आउट हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यहाँ वहाँ से निकल चुकी है, ठीक है। बानी की जो सॉइल इकोलॉजी है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब अगर कुछ भी डिस्टर्बेंस होता है तो बड़ी जल्दी वहाँ की जो स्पीसीज हैं या प्लांट स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट है एजोर्स हाई। अभी क्या है, एजोर्स हाई होता है कि एक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सिस्टम होता है जो ईस्टर्न सब ट्रॉपिकल, नॉर्थ अटलांटिक और वेस्टर्न यूरोप में भी देखा जाता है विंटर के में। ये कब होता है, एक ड्राई एयर की वजह से होता है जो सब ट्रॉपिक्स में बनती है और जब वो हेडली सर्कुलेशन की डाउनवर्ड ब्रांच से मिलती है, ठीक है। आप कहते हैं हेडली सर्कुलेशन, ये सब के जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। ये एक एंटी साइक्लोनिक विंड्स के साथ मिलती है। अभी क्या एक एक्सट्रीमली लार्ज एजोर्स हाई को देखा गया है, जिसकी वजह से अब नॉर्मल ड्राई कंडीशन देखी गई है वेस्टर्न मेडिटेरियन में, इंक्लूडिंग द इबेरियन पेनिनसुला, जिसको ऑक्यूपाई किया हुआ है बाय स्पेन एंड पोर्टुगल अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी। नेक्स्ट है इलीगल फ़ोन टेपिंग केसेस। अभी क्या है, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उन्होंने एग्जामिन किया है कि वेदर जो इलीगल फ़ोन टेपिंग की जाती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एम्प्लॉयज़ के द्वारा, उसको किस एक्ट में आएंगे। इट विल इन्वॉल्व एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन बाय द SEBI ऑडिट फर्म EY इंडिया, ठीक है। फ़ोन टैपिंग है क्या, देखो गाइस, इसके अंदर क्या, आप जैसे अगर आपका फ़ोन टेप कर लिया है, रिकॉर्डिंग आपकी रिकॉर्ड कर ली, ठीक है, इट रेफर्स टू द मॉनिटरिंग इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन एंड फोन बाय थर्ड पार्टी थ्रू सीक्रेटली अगर आप किसी की कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करो, इट कॉल्ड एज फोन टेपिंग, ठीक है। इसको रेगुलेट किया जाता है बाय इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट 1885। दोनों सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो फ़ोन को टैप कर सकते हैं अंडर सेक्शन 5(2) ऑफ द इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट 1885। फ़ोन टैपिंग ऑर्डर इशू किए जा सकते हैं ओनली बाय सेक्रेटरी ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर या फिर उसके स्टेट काउंटर पार्ट पे इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। वैसे कोई आम आदमी फ़ोन टैपिंग नहीं कर सकता, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है और इवन की वो नोटिफिकेशन भी इशू कर सकती हैं अगर कुछ इशू कर, मतलब कि अगर करनी पड़े रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट है कुछ वायरसेस एंड न्यूज़ में हम पढ़ लेते हैं। ह्यूमन पेपिलो वायरस सर्वावैक जो कंट्री का फर्स्ट क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमाइरस वैक्सीन है, जिसको मैन्युफैक्चर किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा और अभी इसको अप्रूवल भी मिला है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है जिसकी वजह से सर्विकल कैंसर हो जाता है। इंडिया में जो सर्विकल कैंसर है वो कंट्रीब्यूट करता है 9.4% ऑफ ऑल कैंसर्स और 18.3% ऑफ न्यू केसेज इन 2020। सर्विकल कैंसर सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है वुमेन में आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। सर्विकल कैंसर को एलिमिनेट किया जा सकता है इफ ऑल प्री प्यूबर्टल गर्ल्स आर गिवन HPV वैक्सीनेशन ग्लोबली, ठीक है। मतलब अगर पहले उनको पुबर्टी से पहले अगर उनको ये वैक्सीन दे दो तो उनके अंदर से ये कैंसर को एलिमिनेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है
एप्स्टीन बार वायरस साइंटिस्ट ने फाउंड आउट किया है जो कैंसर कोसिंग ये जो एप्स्टीन बार वायरस है ये न्यूट्रोलन सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं जिसकी वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिजीज़ हो जाती है और ब्रेन कैंसर भी हो सकता है। ये वाइडली प्रेजेंट है ह्यूमन पॉपुलेशन में, ये हार्मलेस होता है लेकिन ये वायरस डीएक्टिवेट हो सकता है इनसाइड द बॉडी इन सब अनयूजुअल कंडीशन जैसे लाइक इम्यूनोलॉजी का स्ट्रेस हो गया। स्टडी कंडक्ट की गई है बाय स्टूडेंट्स ऑफ आईआईटी इंदौर अंडर द फंड फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। ठीक है, लास्ट न्यूज़ है मारबर्ग वायरस डिजीजेज। घाना में पहला फर्स्ट एवर सस्पेक्टेड केस देखा गया है एमपीडी का। हाईली इन्फेक्शियस वायरल हिमोग्राफिक फीवर है जिसकी फर्टिलिटी रेट 88% है। किसी को हो गया तो 88% चांसेस है कि उसकी डेथ हो जाएगी। इट बिलोंग्स टू द सेम फैमिली एज इबोला। पहली बार इसको आइडेंटिफाई किया था 1967 में जर्मनी के मारबर्ग और फ्रैंकफर्ट में। ठीक है, जो फ्रूट बैट है इस फैमिली के दे आर द की कैरियर्स ऑफ द डिजीज। ये ट्रांसमिट होता है टू पीपल फ्रॉम द फ्रूट बैट्स और ह्यूमंस के अमंग भी स्प्रेड हो सकता है थ्रू ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। करंटली इसका कोई वैक्सीन नहीं है और ना ही कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पे 13 जुलाई के डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक ले बाय, टाटा।